फयाज साहब, क्या हुआ ये 9 मई के वाकयात के बाद? आप समेत कई रहनुमा आते हैं, अभी तक हो रहा है ये सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोड़ देते हैं। बुनियादी वजह पार्टी की टूट फूट की और आपके छोड़ने की क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज़ें बार बार रेप्लिकेट हो चुकी हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो कोई यकदम एक दिन की पैदावार नहीं है। ये पीटीआई के अंदर पिछले 1.25 साल से इमरान खान साहब की सरपरस्ती में और उनके मशीरान के मशवरे से एक ऐसी कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से जो 5th जनरेशन वॉर पिछले कई दहाइयों से हमारी मुल्क दुश्मन ताकतें नहीं जीत सकी थी, बदकिस्मती से वो तकरीबन जीतने के करीब पहुंच गई इस 1.25 साल के इस पूरे अरसे के अंदर। और वो 5th जनरेशन वॉर ये है कि पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान इतनी खलीज पैदा कर दी जाए, इतनी नफरत पैदा कर दी जाए कि फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना या पाकिस्तान को नौज़बिल्ला माज़ल्ला इस पोजीशन से जनाब हटाकर कुछ और पोजीशन में लाना मुल्क दुश्मन ताकतों के लिए आसान हो जाए। ये वो 5th जनरेशन वॉर थी जिसको बड़ा टेक्टफुली इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमारे पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से, पीटीआई के जो हमारे मशीरान थे जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके पिछले 1.25 सालों में इस पीटीआई को तकरीबन अगवा किया हुआ था, खान साहब के जहनों में वो छाए हुए थे, उन्होंने जो रवैया रखा, जो स्टैंस रखा, जो नैरेटिव रखा, वो एंड पे आके 9 मई पे खत्म हुआ। तो जो 9 मई का वाकया हुआ, मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तानी है 25 करोड़ 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों में से जो उसको कंडेम नहीं करेगा, जो उसके खिलाफ मजम्मत नहीं करेगा? तो ये वो हालात थे कि जो पार्टी ने और खान साहब ने खुद इस हद तक पहुंचा दिए कि फिर उसमें मजबूरियां थी। अब मेरी मजबूरी पाक फौज से मोहब्बत, मेरी मजबूरी मेरा बेटा, मेरी मजबूरी मेरा भाई, मेरी मजबूरी मेरा भतीजे, मेरी मजबूरी मेरे भांजे, मेरी मजबूरी मेरी पाक फौज के साथ एक एफिलिएशन। मैं कैसे इस चीज को एब्जॉर्ब कर लूं कि जनाब मेरा नाम जीएचक्यू के ऊपर हमला करने वालों में आए और सारी जिंदगी मेरे मरने के बाद भी मेरी आल औलाद के ऊपर ये इल्जाम लगे और मैं अपने बच्चे के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने खानदान में मेरे आल, मेरे बच्चे आंखें झुका के रहें कि हमारा वालिद जनाब जीएचक्यू के हमले के ऊपर जनाब उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी और उसने जेल काटी थी। तो ये वो चीजें थी। और इसी तरह पीटीआई के ये बाकी सारे लोग हैं कि जिन्होंने इन चीजों को फील किया और वो स्टेप बैक कर गए। लेकिन चौहान साहब, अगर ये 1.25 साल से सारी प्लानिंग हो रही थी, 5th जनरेशन वॉर जिसका आपने जिक्र किया, ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया? आपने 9 मई का इंतजार क्यों किया? आपका सवाल अच्छा है। बात यह है कि 16 साल का ताल्लुक था। उस 16 साल के ताल्लुक की बुनियाद पे मैंने अपना हक पूरा अदा किया। मैंने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो फरीजा एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर फर्ज किया है, उसके तहत मैंने पिछले साल जून में खान साहब को समझाया, बतलाया। फिर उसके दरमियान जहां जहां पे मैं किरदार अदा कर सकता था इस पूरी पॉलिसी के रास्ते में रुकावट बनने की, ज़बानी, कलामी और अपने अमल के जरिए से मैंने पूरा हक अदा किया। फिर उसके अलावा पिछले 1.25 साल में एक एमपीए की हैसियत से एक डिसिप्लिन के पाबंद थे, पार्लिमानी पार्टी के तहत थे। फिर जनाब आखिरी 2-3 महीने एक वफा और एक डिसिप्लिन और एक 16 साल का ताल्लुक। लेकिन उसके बावजूद जहां पर मेरा बस चलता था वहां पर मैंने इस पूरी पॉलिसी के रास्ते में रुकावट बना। अच्छा, 1 मई का जनाब जीएचक्यू की तरफ मार्च था, पिंडी में रखवाया गया। हाँ। मैंने उसको जीएचक्यू की तरफ नहीं जाने दिया। फिर 6 तारीख को दोबारा जीएचक्यू की तरफ मार्च रखा गया। प्रैक्टिस करवाई जा रही थी रावलपिंडी की आवाम को और पीटीआई के कारकुनान को कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो तो किस तरह जीएचक्यू के ऊपर हमला करना है। मैंने 6 तारीख का प्रोग्राम भी जीएचक्यू की तरफ जाने वाला फ्लॉप कर दिया। मैंने उसकी तरफ नहीं जाने दिया। तो चौहान साहब, आपके पास, सॉरी टू कट यू, बहुत सारी सवाल कुछ मुझे आपसे करने हैं। ये सारी चीजें आपके पास सबूत भी होंगे, आपने फिर अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ वॉइस नोट्स भी आपके पास हैं। अब हुकूमत ये इंदिया दे चुकी है कि पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, तो क्या आप कुछ सबूत पेश कर सकेंगे पीटीआई के खिलाफ? और क्या आप समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए इस सारे वाकयात के बाद? देखें, अभी तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनके पास एक एक चीज़ पड़ी हुई है। अब मियाँ वाली एयर बेस पे हमला किया गया और आपको पता है मियाँ वाली एयर बेस के अंदर पहली दीवार गिरा के, दूसरी दीवार गिरा के, दूसरा गेट तोड़ के उस जगह पे जहाँ पे इंतहाई
अरबों की मालियत के जनाब तैयारे खड़े थे एयरफोर्स के। ये तो टीटीपी और इंडियन रॉ नहीं पहुंच सकी वहां पे कभी। तो ये तो बड़े खतरनाक मामलात है ना चौहान साहब, फिर तो बड़े खतरनाक मामलात हैं। आप समझते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए? आईएसआई के दफ्तर के अंदर जनाब पाबंदी, अब सारी इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हर चीज रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हो। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि मीडिया ट्रायल किया जाता है, मीडिया के अंदर चीजों को इल्जाम लगाए जाते हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया ये अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपया बनता है। और भाई इसके ऊपर मीडिया ट्रायल नहीं, अदालतें प्रोसिक्यूशन करें और फैसला दें। अगर आप मुजरिम है तो सजा दें, अगर नहीं मुजरिम है तो बरी करें। अच्छा, अब आपका आगे का क्या प्लान है? के वाकयात में फयाजुल हसन चौहान साहब एक दबंग सियासतदान है, जियो फेंसिंग, सीडीआर और हर चीज अवेलेबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बस आप एक सवाल का जवाब, आप कहां जाएंगे आगे? इंशाल्लाह पीडीएम की पार्टी तो कोई नहीं, सही, 44 साल अपनी सियासी जिंदगी में इनके खिलाफ जद्दोजहद की है, सही। बाकी जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ता है। चलें, ठीक है, ये आपका एक प्लान है, ठीक है, को नाकाम बनाने के लिए सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।